अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, प्रोग्राम खबरों नज़र के साथ मैं हूं आपका होस्ट जहांगीर खटक। नाजरीन, 6 नवंबर को अमरीकी अवाम न सिर्फ मुल्क का नया सदर मुंतखब करेंगे बल्कि इसी दिन मुल्क के ऐवान ज़ेरी यानी हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव्स के 435, अमरीकी सेनेट की 33 और मुल्क की 13 मुख्तलिफ रियासतों के गवर्नरों के इंतखाबात का फैसला भी इसी दिन होगा। न सिर्फ ये बल्कि मुल्क के तूल व अर्ज़ में 6000 से ज़्यादा मुख्तलिफ जो पब्लिक ऑफिसेज हैं उनका फैसला भी 6 नवंबर ही को होगा। आज हम अमरीकी इंतखाबात के हवाले से बात करेंगे और इस पर बात करने के लिए हमें स्टूडियोज़ में ज्वाइन कर रहे हैं हमारी कम्युनिटी की मारूफ शख्सियत, एक बेहतरीन एनालिस्ट जो अमरीकी सियासत पर गहरी नज़र रखते हैं, जनाब सैयद नसीम अख्तर साहब। आप इनकी तहरीरें पाकिस्तानी कम्युनिटी मीडिया में अक्सर पढ़ते रहते हैं। नसीम साहब, मैं आपको प्रोग्राम में खुशामदीद कहता हूँ। बहुत शुक्रिया जहांगीर। नाजरीन, हमें डैलस टेक्सास से स्काइप पर ज्वाइन कर रहे हैं जनाब सज्जाद अजहर साहब। सज्जाद अजहर एक सीनियर सहाफ़ी हैं और ये आज न्यूज़ से भी वाबस्ता हैं। मैं सज्जाद आपको भी प्रोग्राम में खुशामदीद कहता हूँ। शुक्रिया आपका। नाजरीन, हमें बाल्टीमोर मैरीलैंड से जनाब साजिद तारड़ साहब ज्वाइन कर रहे हैं टेलीफोन पर। साजिद तारड़ साहब डेमोक्रेटिक साउथ एशियन डेमोक्रेटिक कॉकस के मैरीलैंड के लिए प्रेसिडेंट हैं। आप एक बहुत पुराने पॉलिटिकल एक्टिविस्ट हैं और एक बहुत कामयाब बिजनेसमैन भी हैं। साजिद साहब, मैं आपको प्रोग्राम में खुशामदीद कहता हूँ। बहुत शुक्रिया खटर साहब, बहुत शुक्रिया। नसीम साहब, प्रोग्राम का आगाज़ मैं आपसे करूँगा। ये फरमाइए कि हमने देखा हरिकेन सैंडी आई और तबाही छोड़ गई, यानी न्यूयॉर्क, न्यू जर्सी, कनेटिकट समेत 18 मुख्तलिफ रियासतों में ऐसी तबाही नज़र आई जो हमने हालिया अमरीकी तारीख में बहुत कम किसी भी नेचुरल डिज़ास्टर में देखी है। उसके बाद जो सियासी सूरत हाल है, आप क्या समझते हैं इस तूफ़ान ने अमरीका की सियासत को कितना बदला? जहांगीर, एक बात तो उसूली है कि जितने भी फितरी आफात हैं, समावी आफात हैं, जब किसी मुल्क पे आते हैं तो उस मुल्क पे के बरसरे इक़्तिदार लीडरशिप पर उसका असर पड़ता है। यानी वो इम्तिहान होता है। जी, अच्छा भी पड़ता है और बुरा भी पड़ता है, इसलिए कि उसे बहरहाल एक्टिव होना पड़ता है और अपना एक रोल शो करना पड़ता है। पिछली दफ़ा जब ये इसी किस्म का एक तूफ़ान गालिबन इंडियाना था, लुजियाना में आया था, तो उसमें ज़रा सी गफलत प्रेसिडेंट बुश से हुई थी और उसके नतीजे में उनकी शोहरत, उनकी मकबूलियत और उनकी कटरीना ने वो उथल पथल करके रख दिया था और आज तक वो उनके कैरियर पे कह लीजिए या उनके सदारती तारीख पर एक धब्बा है। तो इस दफ़ा जो ये कैफियत पैदा हुई तूफ़ान की और इतना बड़ा डिज़ास्टर हुआ, प्रेसिडेंट ओबामा ने उससे शायद माजी से भी सबक लिया और गालिबन उनका एक जहन भी ऐसा था, क्योंकि वो हमेशा पब्लिक का काम करते रहते थे, कम्युनिटी ऑर्गेनाइजेशन में काम रहा है उनको, तो वो ये समझते भी थे इसको बहुत। तो उन्होंने फौरी तौर पे अपने तमाम इलेक्शन के मंसूबों को ख़त्म करके और उसकी मुहिम को ख़त्म करके अपनी तमाम तर तवज्जो इस पर लगा दी। मिट रोमनी ने भी अपनी कैंपेन मिट रोमनी ने भी किया, लेकिन मिट रोमनी तो बहरहाल पावर में तो नहीं है ना। जी। तो उनके एक्टिविटी में और ओबामा की एक्टिविटी में बड़ा आसमान ज़मीन का फ़र्क है, क्योंकि ओबामा फिर ग्रांट भी देते हैं, ओबामा फिर इमरजेंसी डिक्लेयर करते हैं, ओबामा मदद का ऐलान करते हैं। और इसका पहला इम्पैक्ट आपने देखा कि न्यू जर्सी का रिपब्लिकन गवर्नर जो है वो डेमोक्रेटिक प्रेसिडेंट के तरह, और वो कोई मामूली गवर्नर नहीं है, वो शख्स है जिसने मिट रोमनी का ओपनिंग किया था कन्वेंशन का। जी बिल्कुल, वो प्राइम टाइम स्पीच दी थी और की नोट स्पीकर था वो। तो उसकी जुबान से अगर तारीफ और तौसीफ की बात एक कॉम्पिटिटर के लिए निकल जाए, तो ये इलेक्शन के वक्त में बहुत ज्यादा मानीखेज है। बिल्कुल, मैं सज्जाद आपकी तरफ आऊंगा और मेरा सवाल ये है कि आपने देखा कि ये तबाही सैलाब की सूरत में भी आई और उसके बाद जब ये ऊपर पहाड़ों में गई, वेस्ट वर्जीनिया में और ओहायो में, और वहाँ पर इसने बेतहाशा बर्फबारी भी लाई अपने साथ, तो ये एक यूनिक डिज़ास्टर था। इसके बाद जो सूरत हाल पैदा हुई है और ये डिज़ास्टर सिर्फ इलेक्शन से एक हफ़्ता पहले हो रहा है, आप क्या समझते हैं कि सूरत हाल इतनी क्या ख़राब है कि इसमें वोटिंग हो पाएगी?
जी खटक साहब, आप देखें कि 1864 के अंदर अमेरिका में सिविल वार चल रही थी। उस वक्त इब्राहिम लिंकन सदर थे और तब भी इलेक्शन हुए थे। एक फेडरल लॉ है जो स्टेट्स को इजाजत देता है कि वो बहुत ही अगर नामसाइद हालात हो जाएं तो ये इलेक्शन पोस्टपोन कर सकती हैं, लेकिन वो कानून किसी रियासत ने आज तक इस्तेमाल नहीं किया। ठीक है, यानी अमेरिकी तारीख में कभी नहीं हुआ इस्तेमाल? नहीं। अच्छा। क्योंकि उस कानून के अंदर ये बड़ा वाज़ेह तौर पे दर्ज है कि ये इलेक्शन से पहले रियासतें इस बात का फैसला नहीं कर सकती कि वोटिंग होगी या नहीं होगी। इलेक्शन वाले दिन कोई डिजास्टर हो जाए तो उस वक्त जो है वो फैसला अपने तौर पे कर सकती है। कि मेरा ये ख्याल है कि वोटिंग तो होगी, वो इसलिए कि जो जिन रियासतों के अंदर बिजली नहीं है और वहां पे जो पोलिंग स्टेशन हैं उसके अंदर एक मुतबादिल इंतजाम अभी से शुरू कर दिए गए हैं और वहां पे पेपर बैलेटिंग की तैयारी भी की जा रही है, तो इसलिए इनके पास अल्टरनेटिव मौजूद है। मेरे ख्याल में इलेक्शन तो होंगे, लेकिन असल मसला ये है, देखना ये है कि क्या ये जो सैंडी के असरात हैं, सैंडी के मुतासरीन हैं, इनकी राय और इन मुतासरीन की वजह से बाकी जो हैं रियासतें हैं, बिल्कुल स्विंग स्टेट्स हैं, उनकी राय पे क्या फर्क? यानी आप समझते हैं कि सैंडी का इंफ्रास्ट्रक्चरल इम्पैक्ट जो है वो शायद इतना ज्यादा ना हो जितना पॉलिटिकल इम्पैक्ट हो सकता है? बिल्कुल। अच्छा। क्योंकि इस वक्त आप देखें कि जो प्रेसिडेंट ओबामा हैं उनकी भी फोकस उन्होंने पूरा इधर मुतासरा इलाकों की तरफ मोड़ दिया है। राइट। और ये खटक साहब याद रखें कि ये एक अमेरिकन जो है, ये एक वन नेशन है, ये एक कौम है। ये जरूरी नहीं है कि जो बाकी दूर दराज की रियासतें हैं जो इस वक्त जो है वो मिट रोमनी और ओबामा की जिन्होंने किस्मत का फैसला करना है, वो ये देखें कि हमारे पास कौन आ रहा है और हमारे लिए क्या कुछ कर रहा है। मेरे ख्याल में इस वक्त उनकी जो उन्होंने ये भी देखना होगा और वो ये भी जरूर देखेंगे कि मुतासरीन के साथ जो है वो गवर्नमेंट जो है उनकी इस्लाह अहवाल किस तरह कर रही है। ठीक है, वो भी एक सियासत पे और इलेक्शन पे असरअंदाज। बिल्कुल ठीक है। मैं साजिद साहब आपकी तरफ आऊंगा और आपसे मेरा सवाल ये होगा कि बिलाशुबा इस तूफान ने अमरीकी सियासत की तवज्जो जो है वो सियासत यानी कैंपेन से हटा दी। दोनों इलेक्शन के कैंडिडेट्स ने अपनी कैंपेन सस्पेंड की, लेकिन अभी बड़ा सवाल यह है, सज्जाद ने कहा इलेक्शन होंगे और यकीनन मेजॉरिटी ओपिनियन यही है कि इलेक्शन होंगे, लेकिन सवाल यह है कि इलेक्शन में टर्नआउट क्या होगा। अगर टर्नआउट कम होता है तो इसका फायदा या नुकसान किसको ज्यादा होगा? इसमें फर्स्ट ऑफ ऑल तो जहांगीर साहब मैं आपको मुबारकबाद देना चाहता हूं कि इतना अच्छा प्रोग्राम कर रहे हैं और खासकर आपकी खिदमत जर्नलिज्म के हवाले से बेतहाशा है और पाकिस्तानी कम्युनिटी के लिए सबसे पहले तो उसके लिए आप थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच, थैंक यू। तो उसी हवाले से अच्छा सैंडी के बारे में देखें, आज मैं जिस स्टेट से हूं यहाँ भी तूफान है और अभी तक नॉर्मलाइज नहीं हुआ। आदि कई लोग जो हैं वो अभी बिजली के बगैर बैठे हैं, तो उससे थोड़ा सा मैं बताना चाहूँ, शेयर करना चाहूंगा कि इस इलेक्शन में इस खासकर इस सैंडी के हवाले से दो लोग विनर नजर आ रहे हैं इसका, जिनको ज्यादा फायदा हो, जिनको हुआ है। एक तो प्रेसिडेंट ओबामा साहब, दूसरे क्रिस्टी साहब न्यू जर्सी के गवर्नर, क्योंकि वो यानी एक डेमोक्रेट और एक रिपब्लिकन, क्योंकि वो मुसलसल देख रहे हैं कि यहाँ पे अमेरिकन मीडिया पे दोनों लोग क्रिस्टी मुसलसल छाए हुए हैं। न्यू जर्सी खैर उसमें लॉसेस भी काफी हुए उनकी जर्सी शोर, लेकिन वो प्राइम टाइम भी खूब इस्तेमाल कर रहे हैं, बहुत इस्तेमाल कर रहे हैं उसका इम्पैक्ट, और उसमें अपनी कैंडिडेसी आगे जो है 2016 वाली उसके लिए वो अपने आप को मजबूत कर रहे हैं। एक तो उसका इम्पैक्ट ले रही है। ठीक है। अच्छा, दूसरा उसमें यह था कि अगर टर्न आउट कम होती है इसमें, तो ये जितनी स्टेटों में ज्यादा सैंडी इफेक्ट हुई है वो सारी ब्लू स्टेट्स हैं तकरीबन। जी हाँ, डेमोक्रेटिक वोटर वहां पे ज्यादा है, तो उसमें उसका इम्पैक्ट, तो उसका आप देखें उसके दो पहलू हैं। एक, जिस तरह पहले हमारे पार्टिसिपेंट कह रहे थे कि प्रेसिडेंट ओबामा इज लुकिंग वेरी प्रेसिडेंशियल टुडे, देयर इज नो क्वेश्चन। और दूसरा, वो चीफ ऑफ द स्टाफ के हवाले से भी और रूलिंग पार्टी के हवाले से भी ही इज मोर इन द पोजीशन के वो इस चीज का एडवांटेज लेके ही कैन शाइन। तो लेकिन डू यू थिंक कि उन्होंने कुछ लिया? तो मेरे ख्याल में वो जो फिर भी ओबामा साहब ब्लू स्टेट्स में, बिकॉज दीज आर ब्लू स्टेट्स, मेरे ख्याल में उन पे इलेक्शन पे कोई इम्पैक्ट नहीं होगा। यानी इनमें से अक्सर स्टेट्स वो हैं जहां पर तकरीबन फैसला
हो चुका है, पहले ही फैसला हो चुका है। अच्छा, ठीक है। आप देख लें, न्यू जर्सी, न्यूयॉर्क, मैरीलैंड देख लें, डेलवेयर देख लें जहां पे ज्यादा इंपैक्ट हुआ है, बॉस्टन देख लें, मैसेच्यूसेट्स को, तो वो पहले ब्लू स्टेट है। अगर उनपे हमारा टर्नआउट कम होता है तो फिर भी उसमें कोई इम्पैक्ट नहीं होगा, खासकर ओबामा। बिल्कुल ठीक है। जहांगीर, इलेक्शन होने ना होने के हवाले से एक छोटा सा पॉइंट ये है कि एडजस्टमेंट्स हो सकते हैं। अच्छा। इलेक्शन तो मेन पोस्टपोन तो नहीं होगा, लेकिन वही एडजस्टमेंट्स उन इलाकों में जहां बिजली मुहैया नहीं है या जिस तरह मैरीलैंड में जो अर्ली वोटिंग थी वो उन्होंने सस्पेंड कर दी, डिले कर दिया, तो इसी तरह इनको एक्सटेंड किया जा सकता है। ठीक है कि भाई फला इलाके में इस मेन इलेक्शन के बाद उसका वहां पे बाद में वोटिंग इसकी गुंजाइश है, मगर इसकी तवक्को नहीं है। लेकिन नसीम साहब, आप ये फरमाइए कि तारड़ साहब ने तो प्रेसिडेंट ओबामा की सूरत हाल बताई कि वो शायद उस जोन में है कि जहाँ पर इफ़ ही परफॉर्म्स वेल ही विल शाइन, और वो अनडिसाइडेड वोटर को भी अपना गर्विदा कर सकते हैं और उनका वोट जीत सकते हैं। बात है रोमनी की। डोंट यू थिंक कि अगर एक तरफ प्रेसिडेंट ओबामा पर प्रेशर बढ़ा है कि ही हैज़ टू परफॉर्म, ही हैज़ नो चॉइस, क्योंकि ये उनकी प्रेसिडेंसी का शायद सबसे बड़ा टेस्ट भी है, लेकिन इसके साथ डोंट यू थिंक कि रोमनी भी बड़ी ऑकवर्ड सिचुएशन में, बिकॉज he cannot attack the president as much as he could in the if this had not happened, तो उनके लिए भी काफ़ी मुश्किल सूरत हाल नहीं हो गई है? You are right, क्योंकि उनको जो ये नुकसान पहुंचा है वो ये पहुंचा है कि स्लो करना पड़ा है उनको। हाँ, उनका मोमेंटम टूट गया ना, क्योंकि इलेक्शन के आखिरी दिनों में उनका एग्रेशन बड़ा काम कर रहा था। जी बिल्कुल। तो उस एग्रेसिव अप्रोच को अब मैदान में अगर लेके वो आते हैं तो लोग ये कहेंगे कि भाई ये तो सारे आफात में फंसे हुए हैं, लोग मसाइल में घिरे हुए हैं, और इस वक्त इनको ये सूझी कि ये नेगेटिव कैंपेन चला रहा है। और अगर आप गौर करें तो मिट रोमनी की पूरी कैंपेन का जो ज्यादा जोर बढ़ा है पहले डिबेट के बाद से वो नेगेटिव ज्यादा है। ठीक है, तो नेगेटिव अप्रोच से काम करने का नेगेटिव टू मच मौका नहीं है इस वक्त, उनके लिए ज्यादा रूम नहीं रहा, इससे उनको नुकसान पहुंचा है। मैं सज्जाद आपकी तरफ आऊंगा, और आपने ये देखा होगा कि जितने भी वोटर्स के नेशनल सर्वे आ रहे हैं उसमें दो मुकाबला जो है, इट्स नेक एंड नेक, बहुत शदीद ज़बरदस्त मुकाबला है, लेकिन कई चंद एक जो वो हैं जो सर्वेज आ रहे हैं उसमें रोमनी को प्रेसिडेंट ओबामा पर थोड़ी सी सबकत भी हासिल है। मौजूदा हालात के तनाजुर में आप क्या समझते हैं, रोमनी का मोमेंटम गर्चे नसीम साहब कह रहे हैं टूट चुका है और शायद ये काफ़ी हद तक ये बात दुरुस्त भी है, आप क्या समझते हैं कि ये प्रेसिडेंशियल इलेक्शन के आउटकम को किस हद तक चेंज कर सकता है? देखिए, एक बात तो खटक साहब बड़ी वाजे है कि जो अमेरिका के अंदर इस वक्त अगर लीडरशिप की बात करें तो प्रेसिडेंट ओबामा एक मजबूत जो है वो लीडर के तौर पे मौजूद हैं। रोमनी उनका मुकाबला या उनके मुकाबले के लीडर नहीं है, लेकिन रोमनी के पीछे जो फोर्सेस हैं, बिल्कुल वो फोर्सेस जो हेल्थ केयर लॉ को रिवर्स करना चाहती हैं, वो काफी पैसा लगा रही हैं। कुछ फोर्सेस दूसरी भी हैं, ये मिलजुल के आप ये समझें कि अमेरिका की जो असास है जिसको हम कहते हैं कैपिटलिज्म, सरमायादाराना निज़ाम, तो सरमायादाराना निज़ाम के पीछे जो कुव्वतें हैं वो ये चाहती हैं कि रोमनी को जो है वो आगे लाया जाए, क्योंकि रोमनी जो है, आप देखें प्रेसिडेंट ओबामा जो है वो अमीर लोगों पे टैक्स बढ़ाना चाहते हैं। वो कहते हैं कि ये जो क्राइसिस का दौर है इसमें अमीर लोगों को ज्यादा टैक्स देना चाहिए और गरीबों पे टैक्स कम किया जाना चाहिए। ठीक है, जबकि रोमनी ऐसा नहीं चाहते। लेकिन रोमनी की जो इकोनॉमिक हैंडलिंग की जो उसकी जो कुव्वत सामने आई है अभी तक, उस पर तो अमरीकियों का ज्यादा एतमाद नजर आ रहा है, वो क्यों? एक तो रोमनी खुद एक बिजनेसमैन है और वो ये बार बार ये कहते हैं कि मैं जानता हूं कि जो है बिजनेसेस को हाउ टू फिक्स द इकोनॉमी। ठीक है सज्जाद, में हम आपकी तरफ दोबारा आएंगे और तारड़ साहब आपकी तरफ भी आएंगे। नाजरीन, एक वक्फे का वक्त हुआ चाहता है। विल बी बैक आफ्टर शॉर्ट ब्रेक, प्लीज स्टे विद अस।